औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एस्टिमेशन पढ़ रहे थे। आज से हम शुरू करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की दो मेजर ब्रांचेस हैं, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग। एस्टिमेशन में हमने पॉइंट एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट स्टडी किया। आज हम जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग। हाइपोथेसिस जो है एक स्टेटमेंट होता है जो पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में होता है। एस्टिमेशन में हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में पहले से कोई डेवलप्ड हाइपोथेसिस या डेवलप्ड थ्योरी को टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग। पॉपुलेशन पैरामीटर की कोई वैल्यू होती है जो किसी थ्योरी से आती है या किसी स्टडी से आती है, पहले से एक मफरूजा कायम किया हुआ होता है, हम उसको टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ प्रोसीजर बेस्ड ऑन सैंपल एविडेंस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रोसीजर है टेस्ट करने का। अ प्रोसीजर बेस्ड ऑन सैंपल एविडेंस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू डिटरमिन वेदर द हाइपोथेसिस इज अ रीजनेबल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक प्रोसीजर है जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज अ रीजनेबल स्टेटमेंट और नॉट। अगर वो रीजनेबल हो तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अगर रीजनेबल ना हो तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और ये बेस करती है दो चीजों पर, सैंपल एविडेंस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो सबसे पहले हम सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं और उससे एविडेंस लेते हैं, उससे हम सैंपल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं जिसको हम यूज करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, इस प्रोसीजर में। और दूसरा उसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है। जैसे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, उसमें भी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व थी और उसमें हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों इन्वॉल्व थे। तो यहां पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जो है वो बेस बनाकर चलेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो प्रोसीजर है उसके मेजर 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेट, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हमने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है ये दोनों को डेवलप करना होता है। नंबर 2, सिलेक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.05 होगी या 0.01 होगी या 0.10 होगी, वो हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक हम कौन सी यूज करेंगे, जी को यूज करेंगे या टी स्टैटिस्टिक को यूज करेंगे। उसके बाद फार्मूलेट अ डिसीजन रूल। उसके बाद एक डिसीजन रूल फार्मूलेट करते हैं जिसकी बेस पर हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। और उसके बाद स्टेप 5 है टेक अ सैंपल एंड अराइव एट द डिसीजन। हम वो सैंपल से डाटा लेते हैं और टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करके कैलकुलेट करते हैं और उस डिसीजन रूल के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि हमने इसको रिजेक्ट करना है या डू नॉट रिजेक्ट करना है। इसमें देखें, डू नॉट रिजेक्ट H0 और रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1। और अगर हम H0 को रिजेक्ट करेंगे तो H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो डिसीजन होता है। दो डिसीजन होते हैं, या तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर H1 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक, इट इज अ वैल्यू determined from sample information used to determine whether to reject the null hypothesis। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है, जैसे जी स्टैटिस्टिक और टी स्टैटिस्टिक है, ये हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं और इसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं हम H0 को रिजेक्ट करना है या नहीं करना। क्रिटिकल वैल्यू, द डिवाइडिंग पॉइंट बिटवीन द रीजन वेयर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड द रीजन वेयर इट इज नॉट रिजेक्टेड। क्रिटिकल वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं और एक ये डिवाइडिंग पॉइंट होता है। डिवाइडिंग पॉइंट डिसीजन रूल जिसको हमने ऊपर कैलकुलेट किया, डिसीजन रूल डिसाइड किया होगा, वो डिसीजन रूल के इसी के मुताबिक होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारे पास ग्राफ है कि हमारे सेंटर पर जो है वो जी की वैल्यू 0 होती है फॉर एग्जाम्पल। तो एक हमारा जो होता है ये वाला पॉइंट है एक, तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन और इसको कहते हैं रिजेक्शन रीजन। तो रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन के दरमियान ये वाला जो पॉइंट है
इसको ये डिसाइडिंग ये जो होता है क्रिटिकल वैल्यू इसको हम बोलते हैं, जो रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आती है। और दूसरे लफ्जों में कि हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, उसके दरमियान जो एक डिवाइडिंग पॉइंट होता है। अब H0 और H1 को डेवलप करना जो है वो एक टेक्निकल सा काम है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरा पूरे ध्यान से देखें। H0 नल हाइपोथेसिस एंड H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस। H0 हम उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं और H1 को अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। H0 and H1 are mutually exclusive and collectively exhaustive. H0 और H1 दोनों जो है आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और ये दोनों मिलकर ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर करते हैं। H0 is always presumed to be true. हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि H0 ट्रू है, इसी पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए हम उसको टेस्ट करते हैं। H1 has the burden of proof. अगर हम H0 को रिजेक्ट करके H1 को एक्सेप्ट करें तो उसके लिए हमें एक प्रूफ देना पड़ता है सैंपल एविडेंस के जरिए से। A random sample n is used to reject H0. हम उसमें सैंपल एविडेंस के लिए हम एक रैंडम सैंपल जो है सिलेक्ट करते हैं और उससे फिर हम स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हुए फिर हम उसको H0 को रिजेक्ट करते हैं और H1 को एक्सेप्ट करते हैं या फिर H0 को ही हम एक्सेप्ट करते हैं। If we conclude do not reject H0, if we conclude do not reject H0, this does not necessarily mean that the null hypothesis is true. It only suggests that there is no sufficient evidence to reject H0. कि H0 को अगर हम रिजेक्ट नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वाकई ट्रू था। हम एक एग्जांपल अगर लें, जैसे अदालत के अंदर एक मुल्जिम आता है तो अगर मुल्जिम को बरी कर दिया जाए इसलिए कि हमें कोई सबूत नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो वाकई मुजरिम नहीं था, कि वो वाकई जो इनोसेंट था। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर हमें सैंपल एविडेंस नहीं मिलता तो हम H0 को ऑफ कोर्स रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई ट्रू था, बल्कि देयर आर चांसेस दैट इट वाज नॉट ट्रू। और अगर हम H0 को रिजेक्ट कर दें तो फिर हम H1 को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो ट्रू ही होगा। हो सकता है वो ट्रू हो सकता है ना हो, तो उसमें एरर के चांसेस दोनों सूरतों में होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके बारे में कोई हम कंफ्यूज रहें क्या पता नहीं क्या होगा। वो पॉसिबल है कि H0 को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हम उसको अब ट्रू ही मान लेंगे क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके हम फिर भी पॉसिबिलिटी उसकी रहेगी कि वो ट्रू नहीं है, लेकिन हम उसको ट्रू ही मानकर एक्सेप्ट कर लेंगे। इक्वालिटी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ H0। अब यहां तक तो H0 और H1 के बारे में बातें थी, अब उसको डेवलप कैसे करना है, इक्वालिटी इज ऑलवेज पार्ट ऑफ H0। फॉर एग्जाम्पल इक्वल का साइन ये वाला और ये वाला, इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये तीनों ही H0 का हिस्सा होते हैं। और नॉट इक्वल, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये तीनों हमारे हमेशा H1 का हिस्सा होते हैं। अब यहाँ ये हमने लेने कहां से हैं, ये हम लेते हैं जो क्वेश्चन होता है, जो स्टेटमेंट होती है उसमें से। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग लुक फॉर कीवर्ड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंबल्स। सम कीवर्ड्स इंक्लूड इम्प्रूव्ड, बेटर देन, एज इफेक्टिव एज, डिफरेंट फ्रॉम, हैज चेंज्ड एक्सेट्रा। तो इस तरह के हमें वर्ड्स मिलते हैं, हम उन वर्ड्स को यूज करते हुए सिंबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर सिंबल को देखते हुए हम उसको H0 में और या H1 में प्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स आते हैं लार्जर देन। हमने बात की, को पुरानी बात ये थी जी, अब उसमें इंक्रीज आ गई है, लार्जर देन। तो हम लार्जर देन का सिंबल बनता है ये वाला ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पार्ट है H1 का, तो हम H1 को पहले डेवलप करेंगे, H0 को बाद में कर लेंगे। स्मॉलर और लेस, तो ये लेस देन का इक्वल सिंबल बना, ये H1 में जाएगा। नो मोर देन का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, अब इसमें इक्वल का साइन भी आ गया तो ये H0 में जाएगा। एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें भी इक्वल का साइन आ गया, H0 में चला गया। हैज इंक्रीज्ड, इंक्रीज में ग्रेटर देन का सिंबल आएगा और वो H1 में चला जाएगा। इज देयर डिफरेंस, यानी कि पहले फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी मीन वैल्यू 7 थी, अब क्या उसमें कोई डिफरेंस आया, तो डिफरेंस का मतलब है कि वो अब 7 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल जो होगा तो वह H1 में जाएगा। एंड हैज नॉट चेंज,
पहले जो थी वही रही है, तो इसका मतलब इक्वल है तो वह नॉट में चला जाएगा, नॉट इक्वल H1 में जाएगा और इक्वल H0 में जाएगा। हैज इम्प्रूव्ड, इज बेटर देन, इज मोर इफेक्टिव, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास जो है टेक्स्ट के हवाले से ग्रेटर देन, बेटर देन, मोर देन, इफेक्टिव, ग्रेटर देन का सिंबल आएगा और वो H1 में चला जाएगा। तो ये H0 और H1 डेवलप करने का तरीका है। यहाँ पर H0 और H1 की बात हो रही थी। In actual practice, the status quo is set up as H0, and if the claim is boastful, the claim is set up as H1. We apply the Mishori rule, show me. Remember, H1 has the burden of proof. तो यहाँ पे आपका जो status quo होता है वो H0 होता है, और जब हम उसके बारे में क्लेम करते हैं कि नहीं जी ये तो चेंज हो गई है, ये तो इंक्रीज कर चुका है, ये डिक्रीज कर चुका है, तो जब ऐसी बात आती है तो हम उसको H1 में प्लेस करते हैं। तो मेनली आपने जितने वर्ड्स हैं उसको कन्वर्ट करना है सिंबल में, और उस सिंबल के तहत आपने H0 या H1 में लेकर जाना है। हाइपोथेसिस को सेटअप करने के लिए उसकी 3 पॉसिबिलिटीज मेन होती है। H0 फॉर एग्जाम्पल म्यू इज इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। H1 अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो आप यहाँ लेकर आएंगे और H1 नॉट इसके बाद डेवलप कर लेंगे, और अगर इक्वल की बात वो कर रहा है तो आप H0 पहले डेवलप कर लेंगे और H1 बाद में डेवलप कर लेंगे। इसी तरीके से H0 है म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और तो इसका अपोजिट यहाँ पर लेस देन आएगा जो H1 में, और इसी तरीके से H0 म्यू इज लेस देन और इक्वल टू, तो म्यू इज ग्रेटर देन सम वैल्यू, तो ये H1 बनेगा। तो ये इसके 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो एक में जो हमेशा इक्वल का साइन है वो H0 में आएगा, और नॉट इक्वल का, लेस देन का, ग्रेटर देन, जब अकेला ग्रेटर देन होगा तो H1 में होगा, लेकिन जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो ये H0 में आ जाएगा। तो ये इसके 3 पॉसिबल जो है हाइपोथेसिस है। उसके बाद डिसीजन रूल जो बनता है उसको जरा अंडरस्टैंड करने की बात है। ये आपका जो डिसीजन रूल है, ये हम क्या करते हैं, एक जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सैंपल से, और दूसरी हम देखते हैं टेबल से। ये वाली जो है, ये लेफ्ट वाली सैंपल से कैलकुलेट है, हम इसको कैलकुलेटेड जी वैल्यू कह सकते हैं, और इसको हम टेबल जी वैल्यू कह सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जी इज ग्रेटर देन जी अल्फा है, ये जी कैलकुलेटेड है और ये जी टेबल वैल्यू है। जैसे हम 1.96 लेते हैं या 1.64 आता है या 2.33 आता है, वो जी की वैल्यू जो हमने टेबल से ली थी कॉन्फिडेंस इंटरवल में, ये वही वाली वैल्यूज होती है। ये वाली जी अल्फा बाई 2 और जी अल्फा, ये दोनों। अल्फा बाई 2 का मतलब है कि हमने अल्फा को डिवाइड करके फिर देखना है, और ये जो होता है नॉट इक्वल वाला सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, टू टेल टेस्ट। ये टू टेल टेस्ट में ये वाली सिचुएशन होती है, और ये दोनों अगले जो है ये वन टेल टेस्ट के पार्ट है। ये वन टेल टेस्ट में एक से लेफ्ट टेल में आता है ये वाला, और ये वाला राइट टेल में आता है, और ये जी अल्फा बाई 2 ये नॉट इक्वल का जो सिंबल है ये दोनों साइडों में चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये दरमियान वाली हम बात करते हैं, ये वाली। तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H0 में गया, और H1 है म्यू इज लेस देन और इक्वल, लेस देन सम वैल्यू। अब जब लेस देन वाली ये जो वैल्यू है इसके मुताबिक हम चलते हैं, H1 के अंदर जो सिंबल होता है उसके मुताबिक चलते हैं। अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन आएगा, जी लेस देन माइनस जी अल्फा। अब यह माइनस जो है ये लेफ्ट टेल में चला जाता है, और जब ये म्यू ग्रेटर देन का लफ्ज आएगा तो हम इसको कहेंगे जी ग्रेटर देन जी अल्फा। रिजेक्ट H0 इफ जी इज ग्रेटर देन जी अल्फा। हम अगर ये डिसीजन रूल जो हमारा है उसके बारे में बात हो रही है, हम जी कैलकुलेटेड को चेक करेंगे, अगर तो वो टेबल वाली जी वैल्यू से बड़ी हुई तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, और बड़ी ना हुई तो H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब H0 को रिजेक्ट करेंगे तो H1 एक्सेप्ट होगा। तो ये आपका डिसीजन रूल डेवलप करने का तरीका है जी के हवाले से। ऐसे ही टी के हवाले से है, जब म्यू लेस देन सम वैल्यू है तो आप टी लेस देन माइनस टी अल्फा एन माइनस 1। अल्फा बता रहा है कि ये वन टेल टेस्ट है, और ये लेस देन बता रहा है कि ये लेफ्ट टेल में जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा। जब ये ग्रेटर देन होगा तो यहाँ प्लस का सिंबल होगा, क्योंकि ये राइट वाली टेल में चला जाएगा, और राइट वाली टेल में टी की सारी वैल्यूज प्लस होती हैं, लेफ्ट वाली टेल में सारी माइनस। ऐसे जी की भी और टी की दोनों की जो लेफ्ट टेल में वैल्यूज माइनस होती हैं और राइट टेल में वैल्यूज प्लस होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला ग्राफ जैसे है, तो यहाँ पे प्लस वैल्यूज हैं और इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी,
ये वाली चीज आती है। तो इस तरह की जो बनती है ग्राफ जो बनता है। अच्छा दोबारा सुन लें, अगर म्यू लेस देन H1 में होगा तो हम ये जी लेस देन माइनस जी अल्फा और टी लेस देन माइनस टी अल्फा एन माइनस वन। अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और म्यू ग्रेटर देन सम वैल्यू है तो डिस्टिंक्शन रूल होगा रिजेक्ट H0 इफ जी ग्रेटर देन जी अल्फा एंड टी ग्रेटर देन टी अल्फा एन माइनस वन। जब आप जी लगा रहे हैं तो ये डिस्टिंक्शन रूल है टी जी वाला, जब टी का स्टैटिस्टिक लगा रहे हैं तो ये वाला डिस्टिंक्शन रूल आपका बन जाएगा। अच्छा ये वाली जो बात है यहाँ पर ये H1 है म्यू इज नॉट इक्वल टू और H0 है म्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर रिजेक्ट H0 इफ जी मॉड इज ग्रेटर देन जी अल्फा बाई टू और टी मॉड ग्रेटर देन टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन। अब यहाँ पर हमारा मॉड है, यहाँ पर एक्चुअली तो मैं दोबारा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वन टेल टेस्ट में तो ये चला गया इधर राइट वाला में पॉजिटिव वाला अगर हुआ ये वाला हुआ तो, और अगर ये वाला हुआ तो ये माइनस वाली टेल में चला जाएगा इधर, और अगर ये वाला हुआ तो ये अल्फा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इसमें आधा चला जाएगा राइट वाली में और आधा लेफ्ट वाली में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अल्फा अगर 0.05 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.025 इधर आ जाएगा और 0.025 जो है लेफ्ट टेल में चला जाएगा। अब इन अच्छा यहाँ पर अब हम क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। अब जो दूसरी रूल है हमारा, वैसे तो ये जो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन बनता है ये वाला AR इसको बोल दें, और ये जो है रिजेक्शन रीजन जो बनता है ये दोनों साइड वाली ये वाली चीजें। तो वन टेल में एक टेल में वो रिजेक्शन रीजन रहता है और टू टेल में वो दोनों टेल में रिजेक्शन रीजन चला जाता है, दरमियान में एक्सेप्टेंस रीजन रह जाता है। तो अगर तो हमारी जो वैल्यू है ये वाली क्रिटिकल वैल्यू जी अल्फा बाई टू जो है वो फॉर एग्जाम्पल 0.05 के लिए 1.96 होता है, तो यहाँ पर 1.96 आ गया, राइट प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस 1.96 आ गया और सेंटर में जी की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता है। तो अब ये जो माइनस 1.96 से लेफ्ट पे चला जाए या 1.96 से प्लस पॉजिटिव साइड पे चला जाए तो आपका जो रिजेक्शन रीजन है और दरमियान में रहे तो एक्सेप्टेंस रीजन है। यानी कि अगर आपकी जी की वैल्यू अगर इसमें दरमियान में कहीं आ गई माइनस 1.96 की बजाय 1.2 आ जाती है, माइनस 1.2 आ गई या 1.2 आ गई, 1.1 आ गई, माइनस 1.1 आ गई, जो भी वैल्यू है अगर इस रीजन में रहेगी तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी तो आपका H0 जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपकी माइनस 1.96 से छोटी वैल्यू आ गई जैसे माइनस 2.5 आ गई तो ये इधर चला गया और प्लस 2.5 आ गई इधर चला गया, तो ये दोनों सूरतों में उधर चला जाएगा। प्लस वाली साइड से 1.96 से बड़ा आ गया तो भी रिजेक्ट होगा H0 और माइनस 1.96 से छोटा आ गया तो भी H0 रिजेक्ट होगा। अब उन दोनों इस चीज को कन्वर्ट कर लिया उसने जी मॉड में जी अल्फा बाई टू जो है आपकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, आप सिर्फ यहाँ 1.96 को लेंगे। अगर माइनस 2.5 भी हो जैसे यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस 2.5 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो 2.5 को आप कन्वर्ट करेंगे जब मॉड में, तो मॉड का मतलब होगा कि आपने माइनस का सिंबल खत्म कर देना है, तो 2.5 प्लस रह गया। अब 2.5 इज ग्रेटर देन जी अल्फा बाई टू 1.96, अब वो 9.6 से बड़ा जाएगा, ऑटोमेटिकली वो H0 रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप दोनों सूरतों में इसको ले सकते हैं, उसमें जी मॉड ग्रेटर देन जी अल्फा बाई टू ले लें या इन दोनों सूरतों में जी लेस देन माइनस जी अल्फा बाई टू और जी ग्रेटर देन जी अल्फा बाई टू, ये दोनों सूरतों में आपका जो है H0 रिजेक्ट होगा। ये डिस्टिंक्शन रूल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है, इसको ध्यान से देख लें। ऐसे ही प्रोपोर्शन के लिए है H0 पाई इज इक्वल टू सम वैल्यू एंड H0 पाई इज नॉट इक्वल टू सम वैल्यू। ये पाई जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को शो करता है। यहाँ पे H0 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू और पाई लेस देन सम वैल्यू। ऐसे ही पाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू और H1 है पाई ग्रेटर देन सम वैल्यू, और उसके मुताबिक ही आपका जी ग्रेटर देन मॉड ग्रेटर देन जी अल्फा बाई टू, जी लेस देन माइनस जी अल्फा, जी ग्रेटर देन जी अल्फा, ये आपका जो है ना डिसीजन रूल बनता है रिजेक्ट H0 इफ दिस हैपेंस। और नीचे आपका जो जी स्टैटिस्टिक है जी इज इक्वल टू पी माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाई एन का अंडर रूट, तो ये आपका जी है। ऐसे ये आपको ऊपर जो है जी और टी की दोनों फार्मूले भी दिए हुए हैं, जी स्टैटिस्टिक और ये जी स्टैटिस्टिक। ये
पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करने के लिए जी स्टैटिस्टिक है, ये पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करने के लिए टी स्टैटिस्टिक है, और ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को टेस्ट करने के लिए जी स्टैटिस्टिक है। यहाँ पर हम इसलिए जी टी यहाँ पर हम इसलिए नहीं ले रहे कि हम जी उसी वक्त लेते हैं जब हमारा सैंपल साइज बड़ा होता है। एन पाई और n इंटू 1 माइनस पाई मल्टीप्लाई करने से जब 5 या ग्रेटर देन 5 आ जाता है तो हम उसको z को यूज करते हैं। तो इसलिए हम इसको z को यूज इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा किसी भी प्रोपोर्शन जो होता है हमारा वो डिस्क्रीट वैल्यू है, जब हम उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं तो वो z बन जाता है। तो जब वो z बन गया तो फिर हम t को तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा यहाँ तक जो है इसका फार्मूला था। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Jamestown Steel Company manufactures and assembles desks and other office equipment. The weekly production of Model A325 desk at the Fredonia plant follows the normal probability distribution with a mean of 200 and standard deviation of 16. Recently, new production methods have been introduced and new employees hired. The VP, Vice President of Manufacturing, would like to investigate whether there has been a change in the weekly प्रोडक्शन ऑफ द मॉडल। अब यहाँ पर उसने पुरानी जो सिचुएशन थी वो बता दी कि वीकली जो मीन पॉपुलेशन मीन है वो 200 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, तो सिग्मा यहाँ पर नॉन है हमारा। उसके बाद चेंज आ गई, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए, नए एम्प्लॉइज हायर किए, तो क्या वहां पर कुछ चेंज है? हैज द मीन, दूसरे लफ्जों में कहता है हैज द मीन नंबर ऑफ डेस्क चेंज फ्रॉम 200 एट 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल, सैंपल मीन इज 203.5 एंड सैंपल साइज इज 50। अब इसको हम टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम H0 और H1 बनाएंगे। स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो वो कहता है हैज द मीन चेंज। अब ये चेंज की जो बात है तो हमारा मतलब है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 200। पहले तो 200 था, अब म्यू इज नॉट इक्वल टू 200। तो प्रॉब्लम की नोट कीवर्ड इन द प्रॉब्लम हैज चेंज्ड। तो इसलिए चेंज की बात आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको म्यू इज नॉट इक्वल, इसको इस लफ्ज को हमने कन्वर्ट किया सिंबल में और सिंबल देखा तो वो नॉट इक्वल है तो हमने उसको H1 में ले गया और बाद में हमने H0 बना लिया। तो म्यू इज इक्वल टू 200 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 200। अब हम दूसरी बात है सिलेक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फा इज इक्वल टू 0.01, वो उसने खुद बता दिया है। उसके बाद तीसरा स्टेप है सिलेक्ट द टेस्ट स्टेट। टेस्ट हम कौन सी यूज करेंगे? वी यूज जी डिस्ट्रीब्यूशन सिंस सिग्मा इज नोन। अब यहाँ पर दोबारा हम वो चीज डिस्कस कर लें जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमें की थी कि अगर सिग्मा नोन है तो जी इस्तेमाल करेंगे, जी स्टैटिस्टिक। अगर सिग्मा अननोन है तो हम सैंपल साइज को देखेंगे। अगर सैंपल साइज 30 या उससे बड़ा है तो हम जी को यूज करेंगे और अगर 30 से लेस है तो हम टी को यूज करेंगे। तो चूंकि यहाँ सिग्मा नोन है तो हम जी स्टैटिस्टिक को यूज करेंगे। दूसरी रूल है रिजेक्ट H0 इफ जी मॉड इज ग्रेटर देन जी अल्फा बाई 2। अब इसके मुताबिक हम ले आए ये जो हमारा H1 है म्यू इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल में आएगा जी मॉड ग्रेटर देन जी अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 का मतलब है ये 2 टेल टेस्ट है। अल्फा हमारे पास 0.01 है तो 0.01 को डिवाइड किया 2 पर, इसकी वैल्यू जो रह जाएगी 0.005। अब हम इसको टेबल में देखते हैं 0.005 को कैसे देखेंगे। पहले तो आप ये देख लें कि हमारा ये 2 टेल है तो इसको यहाँ पे डिवाइड किया, आधा इधर चला गया अल्फा बाई 2 और यहाँ चला गया आधा, ये है 0.005। तो ये वाला कितना रहेगा? ये है 0.495। 0.495 को अब हम टेबल में देखेंगे 0.495 के अगेंस्ट जी की वैल्यू क्या आती है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो टेबल है इसमें 0.495 हमने यहाँ प्रोबेबिलिटीज में ढूंढना है। 0.495 0.494949 ये हमारा 49 की वैल्यू चल रही है तो यहाँ पर 0.4948 0.4945 0.4950 ये हमारा ये जो वैल्यू आ रही है और ये जो वैल्यू आ रही है ये बिल्कुल करीब तरीन वैल्यू है 0.4949 और 0.4951। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2.5 इसके अगेंस्ट वैल्यू आ रही है और ऊपर को अगर जाएं हम तो हम ये दोनों वैल्यूज ले सकते हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। हम इसको लेते हैं 2.5
2.58, 2.5 इधर से आया, 0.08 इधर से आया, तो 2.58 हुआ। यहाँ पर हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट की 2.58। यहाँ पे z की वैल्यू, z मॉड की वैल्यू कैलकुलेट की, x बार माइनस म्यू, तो यहाँ पे x बार 203.5 है, माइनस म्यू 200 है, डिवाइडेड बाई 16 ओवर अंडर रूट ऑफ 50। इसको सॉल्व किया 1.55, और इसको 1.55 जो है ग्रेटर देन 2.58। अब 1.55 ग्रेटर देन 2.58 ट्रू नहीं है, तो 1.55 इज नॉट ग्रेटर देन 2.58। यहाँ पर हमने ग्राफ डेवलप किया और ग्राफ के अंदर 1.55 को प्लेस किया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये वाला भी चीज़ हमें बता रही है कि ये ट्रू नहीं है। ये वाला 1.55 ग्रेटर देन 2.58 होता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं H0 को, लेकिन ये नहीं है, इसलिए हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा तरीका अगर आप यहाँ देखें तो 1.55 को हमने यहाँ प्लेस किया, तो 1.55 ये हमारा 2.58 है, यहाँ पे माइनस 2.58 है, और 1.58 यहाँ पर 1.55 यहाँ आ रहा है, और ये एक्सेप्टेंस रीजन है ये वाला। इसका मतलब है हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे, H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट क्या हुआ, सिंस 1.55 डज नॉट फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, सो H0 इज नॉट रिजेक्टेड। जब H0 को हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसको रिजेक्ट नहीं किया, H0 को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब है मीन वीकली प्रोडक्शन 200 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई है। हम कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन वीकली प्रोडक्शन ऑफ A3 मॉडल A325 डेस्क। A325 डेस्क की जो वीकली प्रोडक्शन की जो एवरेज है उसमें कोई चेंज नहीं है। हम दूसरे तरीके से लेते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेते हैं। सपोज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द वाइस प्रेसिडेंट वांट्स टू नो वेदर देयर हैज बीन एन इंक्रीज। जब हमने वहां पर नए मेथड लगाए, नए एम्प्लॉइज हायर किए, तो उसमें इंक्रीज आनी चाहिए थी, तो वेदर देयर हैज बीन एन इंक्रीज। अब इंक्रीज को जब हम कन्वर्ट करते हैं सिंबल में, तो वो ग्रेटर देन का सिंबल होता है, और ग्रेटर देन जो है वो H1 में चला जाता है। तो हमने H1 म्यू इज ग्रेटर देन 200 और H0 म्यू इज लेस देन आर इक्वल 200। तो ये इसका जो ग्रेटर देन का अपोजिट है वो लेस देन आर इक्वल टू है, तो वो हम H0 में चले ले गए। अब ये बात, तो उसके बाद वो कहता है हमारे पास सैंपल साइज 50 है, हमारी जो मीन है वो भी 203.5 है, सिग्मा 16 है, सैंपल साइज 50 और अल्फा 0.01। आगे चलते हैं, हमारे पास अल्फा 0.01 है, हम जी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे क्योंकि सिग्मा नोन है, उसको यूज करते हैं। डिसीजन रूल हमारा क्या होगा, अब हमारा डिसीजन रूल चेंज होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। म्यू इज ग्रेटर देन, तो यहाँ भी होगा जी इज ग्रेटर देन जी अल्फा। अब जी अल्फा जो है, अल्फा आपके पास 0.01 है, तो 0.5 में से 0.01 को माइनस किया तो बाकी रहेगा 0.49। अब 0.49 को हमने देखना है टेबल के अंदर। 0.49, ये 0.49 चल रहा है, ये 0.4901 ये वाली वैल्यू है। 0.4901 को हमने देखा, इसके अगेंस्ट से 2.3 इधर आ गया, 2.3 सिलेक्ट हुआ, और ऊपर जो है 0.03 आ गया, तो 2.33 हमने उसमें पुट किया, तो हम कहेंगे z इज ग्रेटर देन 2.33। तो हमने इसमें वैल्यूज को कैलकुलेट किया, तो हमारा z की जो वैल्यू कैलकुलेटेड थी वो 1.55 थी, तो यानी कि 1.55 लेफ्ट पे आया और ग्रेटर देन आ गया 2.33। तो 1.55 ग्रेटर देन 2.33 भी हमारा जो वो ट्रू नहीं है, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर दोबारा अगर यहाँ पर भी देख लें, इसके अंदर भी ग्राफ के अंदर भी देख लें, तो 1.55 की वैल्यू यहाँ पर आती है, और हमारा पास जो 2.33 है वो यहाँ पर है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ गया। तो सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0, वी एक्सेप्ट H0। तो हम कहेंगे कि सिंस बिकॉज 1.55 डज नॉट फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, सो H0 इज नॉट रिजेक्टेड, and we conclude that the average number of desks assembled in the last 50 weeks is not more than 200। तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो म्यू ग्रेटर देन 200 जो रिजेक्ट हो गया है, तो हम कहेंगे कि नहीं जी इंक्रीज कोई नहीं है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। उसके बाद ये एक्सरसाइज है जी, बच्चों के लिए है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और इसको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस करें, और बाकी जो उसकी एक्सरसाइज है बुक के अंदर उसकी भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।